यह कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जो आपकी सोच, आपकी मौजूदगी और आपके प्रभाव को भीतर से बदल देगी। आज की दुनिया में लोग लगातार बोल रहे हैं, खुद को साबित करने की होड़ में लगे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, असली आकर्षण वहां होता है जहां मौन है, जहां रहस्य है, जहां कम शब्दों में गहराई छिपी होती है। यही है संक्षिप्त आकर्षण की कला। ये किताब न तो जोरदार आवाज की हिमायत करती है और न ही दिखावे की, बल्कि यह आपको सिखाती है कि कैसे कम शब्दों में, शांत चाल में, स्थिर नजरों में और नियंत्रित ऊर्जा में भी वो चुंबकीय शक्ति होती है जिससे आप किसी के भी दिलो दिमाग पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि वो बनना चाहते हैं जिसकी ओर भीड़ खींचती है। यहाँ हर अध्याय, हर विचार, हर शब्द एक ऐसा हथियार है जो आपके व्यक्तित्व को तेज, प्रभावशाली और रहस्यमय बना देता है। संक्षिप्त आकर्षण की कला कोई तात्कालिक तकनीक नहीं है। यह एक गहरी साधना है, आत्मनियंत्रण की, मौन की और आंतरिक शक्ति की। जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ एक विचार को नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण जो लोगों को बिना कहे प्रभावित करता है, जो हर एक मौजूदगी को एक अर्थपूर्ण अनुभव में बदल देता है। और इसी यात्रा की पहली सीढ़ी है सायरन। सायरन आकर्षण की सबसे प्राचीन, सबसे रहस्यमयी और सबसे प्रभावशाली शक्ति का प्रतीक है। इतिहास, पौराणिक कथाओं और आधुनिक समाज में सायरन वह शक्ति रही है जिसने कभी सम्राटों को मोहित किया तो कभी युद्धों की शुरुआत की, सिर्फ अपनी मौजूदगी से, सिर्फ अपनी नजरों से। सायरन जोर से कुछ नहीं कहती, वह सिर्फ होती है और लोग खुद ब खुद उसकी ओर खींचते हैं। उसका रहस्य उसकी चुप्पी में होता है, उसकी चाल में एक संगीत होता है, उसकी आंखों में एक निमंत्रण छुपा होता है। वो कभी आग्रह नहीं करती, लेकिन उसकी उपस्थिति ही एक आग्रह बन जाती है। वह भागती नहीं, वह ठहरती है, और यही ठहराव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप किसी सायरन को देखते हैं तो आप समझ नहीं पाते कि आपको क्या खींच रहा है, लेकिन आप खींचते चले जाते हैं। यही उसकी कला है, बिना बोले सब कुछ कह देना। सायरन कोई एक महिला नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक मनोदशा है, एक शैली है। ये किताब आपको बताती है कि सायरन पुरुष भी हो सकते हैं, अगर वे अपनी ऊर्जा को समझें, अपने आत्मनियंत्रण को विकसित करें और खुद को बाहरी प्रदर्शन से मुक्त करें। सायरन बनना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए आपको खुद के भीतर उतरना होगा, अपनी चाल, अपनी भाषा, अपने मौन को फिर से पहचानना होगा। इस भाग में हम सीखते हैं कि सायरन की ताकत कहां से आती है। सबसे पहली चीज है मौन। आज जब हर कोई कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, सायरन मौन रहती है। वह मौन से संवाद करती है। उसकी चुप्पी में एक संगीत है, एक रहस्य है, एक निमंत्रण है। जब आप मौन होते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपके बारे में कल्पना करता है, और यही कल्पना आकर्षण का बीज बन जाती है। सायरन जानती है कि जब आप सब कुछ बता देते हैं तो आप आम हो जाते हैं, लेकिन जब आप कुछ अधूरा छोड़ते हैं तो लोग आपको जानने के लिए लालायित रहते हैं। दूसरा मूलभूत गुण है गति। सायरन की गति तेज नहीं होती, वो धीमे चलती है। उसकी हरकतों में ठहराव होता है। यही धीमापन उसकी शक्ति बनता है। वो किसी के लिए भागती नहीं, किसी को रोकती नहीं, वो बस मौजूद होती है, और लोग उसके उस ठहराव की ओर खुद ब खुद आकर्षित होते हैं। इतिहास की अनेक सायरनों ने इस कला को सिद्ध किया है। क्लियोपेट्रा, मिस्र की रानी, जिसने अपनी शारीरिक सुंदरता से ज्यादा अपनी चाल, अपने शब्दों की सटीकता और अपनी मौन ऊर्जा से सम्राटों को वश में किया। मरिलिन मोनरो, जिसने मासूमियत, चंचलता और रहस्य को मिलाकर ऐसा व्यक्तित्व रचा जिसे कैमरा तक नजर नहीं हटा पाया। हेलेन ऑफ ट्रॉय, जिसके एक रूप ने युद्ध छेड़वा दिया। ये सब सायरन की जीवित मिसालें हैं। इनकी ताकत उनके शब्दों में नहीं थी, बल्कि उनकी चाल, उनकी आंखों और उनकी मौन उपस्थिति में थी। लेकिन सायरन होना किसी विशेष लिंग या भूमिका तक सीमित नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक आंतरिक दृष्टिकोण जो किसी भी इंसान के भीतर विकसित किया जा सकता है। इसके लिए जरूरत है आत्मसंयम की, मौन की आदत की, और उस रहस्य को बनाए रखने की जो लोगों को आपकी ओर खींचे।
सायरन बनने का अभ्यास आपको अपने दैनिक जीवन में करना होता है। यह कोई मंच पर दिखाने वाली कला नहीं है, बल्कि यह आपकी हर रोज की चाल, बातचीत और ऊर्जा के स्तर पर लागू होती है। जब आप किसी से मिलते हैं तो उनकी बात को ध्यान से सुनें, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक ठहराव लाएं। अपनी आंखों से बात करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा देखने से बचें। अपनी बातों में ज्यादा विस्तार न दें, थोड़ा अधूरा छोड़ें, ताकि सामने वाला आपकी बातों में डूबने को मजबूर हो। आपकी चाल में आत्मविश्वास हो, लेकिन अहंकार नहीं। आपकी मौजूदगी इतनी गहरी हो कि लोग उसे महसूस करें, न कि आप खुद को उन पर थोपें। और सबसे जरूरी, अपनी ऊर्जा को बाहर जाया न करें, उसे भीतर समेटें, संचित करें। वही ऊर्जा धीरे धीरे आपकी चुंबकीय शक्ति बन जाएगी। सायरन अध्याय इस किताब की आत्मा है, क्योंकि यह आपको दिखाता है कि आकर्षण का असली रहस्य शोर में नहीं, बल्कि मौन में छुपा होता है। और यही मौन, जब आत्मविश्वास, रहस्य और भावनात्मक नियंत्रण से जुड़ता है, तो वह एक ऐसी शक्ति बन जाता है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही वह शक्ति है जिसे आप इस किताब में सीखेंगे, अपनाएंगे और अंततः जिएंगे। अब जब आपने सायरन की रहस्यमयी और मौन शक्ति को समझ लिया है, तो अगला आकर्षण आर्किटाइप है दू रेक, द रेक। रेक वो व्यक्ति होता है जो अपने जुनून, भावनाओं और दीवानगी से किसी को भी अपने प्रेम जाल में फंसा सकता है। यदि सायरन की ताकत मौन और रहस्य है, तो रेक की शक्ति है भावनात्मक विस्फोट और सतत ध्यान। रेक आकर्षण की उस कला का प्रतीक है जो शब्दों से, स्पर्श से, नजरों से और पूरे व्यक्तित्व से सामने वाले को यह महसूस करवा देता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूं। वो अपने आकर्षण में संकोच नहीं करता, अपनी भावनाओं को रोकता नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी और उत्साह से सामने वाले को महसूस करवाता है कि वो उनके लिए पूरी तरह समर्पित है। रेक दरअसल एक कलाकार होता है, पर उसका कैनवास होता है इंसान का हृदय। उसका ब्रश होती हैं उसकी बातें, उसकी आंखें, उसकी मौजूदगी। रेक कभी पीछे नहीं हटता, वो भावनाओं से डरता नहीं। वो सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बिना घबराए अपने दिल की बात कह देता है। उसका यही साहस, उसकी यही दीवानगी सामने वाले को मजबूर कर देती है उसके प्रति आकर्षित होने के लिए। रेक के आकर्षण की जड़ें उसकी मोहब्बत में खो जाने की शक्ति में छुपी होती हैं। वो कभी आधा नहीं देता, वो सब कुछ दे देता है। अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना ध्यान, अपनी मौजूदगी। जब वह किसी की तरफ आकर्षित होता है, तो वो ऐसा जताता है मानो पूरी दुनिया उसके लिए रुक गई हो। वो आपको सुनता है, आपको देखता है, आपको महसूस करता है, जैसे आप ही उसकी दुनिया हो। और यही एहसास उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। उसका जुनून नकली नहीं होता, वह दिखावे के लिए नहीं होता, वह सचमुच दीवाना होता है। और इस दीवानगी में ही वो सम्मोहित करने वाली ताकत होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि ज्यादा दिखाना या बहुत भावुक होना कमजोरी है, लेकिन रेक इसे ताकत में बदलता है। वो खुद को कमजोर नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से खुला दिखाता है, और यह खुलापन ही सामने वाले को अपनी तरफ खींचता है। इतिहास और साहित्य में कई ऐसे रेक हुए हैं जिनका प्रभाव आज तक महसूस किया जाता है। उदाहरण के लिए डॉन जुआन, जो एक रेक का आदर्श रूप है। उसका आकर्षण उसकी सुंदरता या दौलत में नहीं था, बल्कि उसमें था कि वह हर महिला को यह महसूस करवाता था कि वो सिर्फ उसी के लिए जी रहा है। वह उसकी हर बात पर ध्यान देता था, उसकी हर भावना को समझता था और उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार होता था। फिर चाहे वह सच्चा हो या न हो, उस पल में वो पूरी सच्चाई के साथ उसे जीता था। या फिर कैसानोवा, जो अपनी मोहकता और बातों की गर्मी से किसी को भी पिघला देता था। आज के जमाने में भी फिल्मों और कहानियों में ऐसे पात्र अक्सर देखने को मिलते हैं जो इस रेक की छवि को जीवंत करते हैं। वो नायक जो अपनी बातों, भावनाओं और समर्पण से किसी का भी दिल जीत लेता है। उसका आकर्षण उसके जुनून में होता है, उसकी लगातार उपस्थिति में होता है, और उसकी उस भावना में जो सामने वाले को यह महसूस करवा देती है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। रेक बनना सिर्फ शारीरिक सुंदरता या लफ्जों की चालाकी से नहीं होता, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति होती है। इसके लिए सबसे जरूरी है
कि आप सामने वाले में ईमानदारी से रुचि लें, उसे सुनें, समझें, उसकी भावनाओं को महसूस करें। जब आप रेक की तरह व्यवहार करते हैं तो आप सामने वाले की आत्मा से जुड़ते हैं। आप उसके लिए वक्त निकालते हैं, उसके साथ अपनी ऊर्जा साझा करते हैं और उसे खास महसूस कराते हैं। रेक कभी अपने आकर्षण को छुपाता नहीं, वह उसे पूरी शिद्दत से सामने लाता है। वह किसी को पाने के लिए धीरे धीरे जाल नहीं बुनता, बल्कि खुलकर अपने दिल की बात करता है, जिससे सामने वाला उसकी पारदर्शिता और समर्पण से प्रभावित हो जाता है। रेक की एक और विशेषता है उसका अविस्मरणीय प्रभाव। एक बार जब वह किसी की जिंदगी में आता है तो वो व्यक्ति कभी उसे भूल नहीं पाता, क्योंकि रेक ने उसे सिर्फ छुआ नहीं, उसने उसे महसूस कराया। रेक एक भावनात्मक छाप छोड़ता है जो लंबे समय तक बनी रहती है। यही कारण है कि रेक कभी अकेला नहीं होता। भले ही वो चला जाए, उसकी यादें, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी, उसके स्पर्श, सब कुछ लोगों के दिलों में गहराई तक बैठ जाते हैं। यह स्थायित्व ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन एक सच्चा रेक वही होता है जो सिर्फ आकर्षण का खेल न खेले, बल्कि उस आकर्षण में सम्मान और गहराई भी शामिल करे। रेक की भावना केवल जीतने की नहीं होती, उसकी भावना होती है पूर्ण समर्पण की। इसलिए अगर आप रेक बनना चाहते हैं तो आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं, बल्कि प्रकट करना होगा, इस तरह कि सामने वाला आपके स्पर्श, आपकी बात, आपकी मौजूदगी से पिघल जाए। आपको अपने आकर्षण को दिखावा नहीं, बल्कि जुनून और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करना होगा। यही रेक की आत्मा है। आज के समय में जब रिश्ते तेज हो गए हैं, जब संवाद सतही हो गए हैं, तब एक रेक जैसा व्यक्ति सामने वाले को वो अनुभव देता है जो दुर्लभ है। वो यह एहसास कराता है कि असली आकर्षण भावना में है, गहराई में है, और बिना किसी भय के खुद को किसी के सामने खोल देने में है। जब आप रेक की भूमिका को अपनाते हैं तो आप किसी की आत्मा तक पहुंचते हैं, और यही सबसे गहरी और सच्ची मोहकता होती है। द डैंडी, यानी वो जो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता रहस्य है। वो न पूरी तरह मर्दाना होता है, न पूरी तरह स्त्रैण। वह दोनों के बीच की एक स्वतंत्र, लचीली, मोहक अवस्था में होता है। डैंडी की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो पारंपरिक भूमिकाओं को तोड़ता है, सीमाओं से परे चलता है, और इसीलिए उसके पास एक ऐसी मोहकता होती है जो किसी दायरे में बंधी नहीं होती। वह आम लोगों की तरह नहीं दिखता, न ही उनकी तरह सोचता है। उसके कपड़े, उसकी चाल, उसकी बातें, उसकी ऊर्जा, सब कुछ अलग, हटके और चौंकाने वाला होता है। डैंडी एक विद्रोही है, लेकिन वह तलवार लेकर नहीं, अद्भुत स्टाइल और आत्मनिर्भरता के साथ विद्रोह करता है। वो समाज की उम्मीदों को तोड़कर कुछ ऐसा पेश करता है जो देखने वाले को अजीब भी लगता है, लेकिन मन को खींचता है। उसकी हर बात में एक कला है, उसकी हर चाल में एक बयान है, और उसकी मौन मौजूदगी में भी एक आंधी छुपी होती है। डैंडी कभी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो हर शब्द में चालाकी, तेजी और रहस्य होता है। वह अपनी छवि खुद बनाता है, वो किसी सामाजिक ढांचे में फिट नहीं बैठता। उसका आकर्षण इस बात में है कि वह वही करता है जो उसका दिल कहता है, और लोग उसी आत्मस्वरूप से मोहित हो जाते हैं। वो दूसरों को दिखाता है कि किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है, तुम खुद एक परिभाषा हो। वह नकारात्मकता के बिना विद्रोह करता है, वह बगावत नहीं दिखाता, बस अपने तरीके से जीता है, और यही तरीका लोगों को चौंकाता भी है और खींचता भी। वो किसी से अनुमोदन नहीं मांगता, वह खुद को ही अपने सौंदर्य और आत्मबल का स्रोत मानता है। डैंडी के लिए मोहकता एक अभिनय नहीं, बल्कि उसका जीवन का तरीका होता है। इतिहास में कई ऐसे डैंडी हुए हैं जिनका आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। फ्रांस के बॉड यार्ली, इंग्लैंड के ऑस्कर वाइल्ड, या आधुनिक समय में डेविड बोवी। ये सब ऐसे लोग थे जिन्होंने समाज के बनाए लिंग, फैशन और आचरण के नियमों को अपने अंदाज से तोड़ा, और इसी तोड़ में उनकी मोहकता और बढ़ती गई। डैंडी की मौजूदगी आपको असहज भी कर सकती है, क्योंकि वह आपको मजबूर करता है कि आप भी अपनी सीमाएं देखें, लेकिन इसी असहजता में मोहकता छिपी होती है। वह जो पारंपरिक ढांचे में फिट नहीं बैठता, वो ही सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है, क्योंकि वह कुछ अलग है, कुछ नया है,
और सबसे जरूरी बात, वह खुद के लिए जीता है। डैंडी के पास एक रहस्य होता है। वह खुलकर सब कुछ नहीं बताता और न ही अपने बारे में जरूरत से ज्यादा जानकारी देता है। उसकी बातों में संकेत होते हैं, उसकी मौजूदगी में एक तरह की चुनौती होती है। लोग उसके करीब आना चाहते हैं ताकि उसे समझ सकें, लेकिन जितना करीब आते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। यही रहस्य डैंडी की सबसे मजबूत ताकत है। वह किसी से चिपकता नहीं और यही दूरी ही उसका आकर्षण बन जाती है। वह स्वतंत्र है और उस स्वतंत्रता में इतनी चमक है कि लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, ये सोचकर कि शायद वह हमें भी वैसी ही आजादी का एहसास दे पाए। डैंडी बनना किसी फैशन शो में चलने जैसा नहीं है। यह एक आंतरिक समझ है कि आपकी पहचान आपकी सबसे बड़ी मोहकता है। आपको किसी सामाजिक ढांचे, जेंडर रोल या परंपरागत छवि में खुद को फिट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद को अभिव्यक्त करना है, पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ। आप जैसे हैं वैसे ही आप मोहक हैं। यही डैंडी की आत्मा है। जब आप किसी नियम से नहीं बंधे होते, जब आप अपनी सोच, अपनी स्टाइल, अपनी बातों से एक अलग आयाम पेश करते हैं, तब आप डैंडी बनते हैं। डैंडी लोगों को सिर्फ अपनी उपस्थिति से आकर्षित नहीं करता, वह उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। उसकी हर अदा में एक सवाल छुपा होता है, क्या तुम भी खुद को खोजने की हिम्मत रखते हो? और यही सवाल लोगों को उसके प्रति और ज्यादा आकर्षित करता है। डैंडी न सिर्फ मोहक होता है, वो प्रेरक भी होता है। वो लोगों को यह दिखाता है कि खुद से प्यार करना, खुद के साथ रहना और खुद को अभिव्यक्त करना ही असली आत्मबल है। आज के समय में जब लोग ट्रेंड्स की नकल करते हैं, जब हर कोई सोशल मीडिया पर एक जैसे दिखना चाहता है, डैंडी वही है जो इस भीड़ से अलग खड़ा होता है, खुद की रोशनी में चमकता हुआ। वह ना तो किसी का अनुकरण करता है और ना ही किसी की स्वीकृति की तलाश में होता है। वह एक विचार है कि आत्म अभिव्यक्ति ही सबसे बड़ा आकर्षण है। और जब आप डैंडी बनते हैं तो आप दुनिया को यह बताते हैं, मैं जैसा हूं वही मेरा जादू है। द नेचुरल यानी वो व्यक्ति जो किसी प्रयास के बिना आकर्षक लगता है। वह किसी योजना या तकनीक से मोहक नहीं बनता, न ही किसी चतुर चाल का सहारा लेता है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी सहजता, मासूमियत और बच्चों जैसी उपस्थिति। नेचुरल लोगों के भीतर वही ऊर्जा लेकर आता है जो हम बचपन में महसूस करते थे, जब जीवन सरल था, बिना शर्त प्रेम था और जिज्ञासा से भरा हुआ एक भोला भाला संसार था। ऐसे व्यक्ति के पास एक खास किस्म की मासूमियत होती है जो सामने वाले को सुरक्षा, आराम और अपनापन महसूस कराती है। उसकी मुस्कान बनावटी नहीं होती, उसकी बातें सीधे दिल से निकलती हैं और उसकी मौजूदगी इतनी हल्की होती है कि लोग उसके साथ खुद को स्वतंत्र और जीवंत महसूस करते हैं। वह दबाव नहीं डालता, दिखावा नहीं करता, बल्कि सिर्फ होता है, और यही होना ही उसका आकर्षण है। नेचुरल का जादू इस बात में है कि वह किसी की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालता, वह डर पैदा नहीं करता, बल्कि अपनेपन की भावना लाता है। जब आप किसी नेचुरल के संपर्क में आते हैं तो आपको लगता है कि आप खुद को खुलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, बिना किसी मूल्यांकन या जजमेंट के। वह आपके करीब आता है, लेकिन इस तरह कि आप खुद खींचे चले जाते हैं। उसकी बातें आपको हंसाती हैं, उसकी ऊर्जा आपको हल्का महसूस कराती है और उसकी सादगी आपको मोहित कर देती है। वह जटिल नहीं होता और न ही वह किसी मानसिक खेल का हिस्सा बनता है, लेकिन इसी सादगी में उसकी सबसे गहरी मोहकता छिपी होती है, क्योंकि आज के दौर में सादगी एक दुर्लभ और शक्तिशाली गुण है। इतिहास में और कहानियों में कई ऐसे पात्र मिलते हैं जो द नेचुरल की आत्मा को दर्शाते हैं। टॉम सॉयर और हकलबेरी फिन, या हिंदी कहानियों में वो नटखट लेकिन मासूम पात्र जो अपनी बातों और हरकतों से सबका दिल जीत लेते हैं। या आज के समय में ऐसे लोग जिनमें एक बच्चा जिंदा होता है, जो हर परिस्थिति को हल्केपन से लेता है, जो डरता नहीं और जो हर किसी से जुड़ने की एक सहज कला जानता है। उनका रहस्य उनकी मासूम जिज्ञासा में छिपा होता है। वे आपके दिल की उन परतों को छू लेते हैं जिन्हें आप शायद भूल चुके होते हैं। बचपन, सरलता और बिना शर्त अपनापन। नेचुरल बनने के लिए आपको कोई अभिनय करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने भीतर के उस सरल,
ईमानदार और सहज हिस्से से जुड़ना होता है, जिसे हम अक्सर वयस्कता के बोझ में दबा देते हैं। इस दुनिया में जब हर कोई समझदारी और चालाकी से आगे बढ़ना चाहता है, नेचुरल वही है जो जैसा है वैसा ही पेश आता है और लोग उस सच्चाई की तरफ खींचे चले आते हैं। वह लोगों के साथ दिल से जुड़ता है क्योंकि वह खुद से जुड़ा होता है। वह अपनी कमियों को छुपाता नहीं, बल्कि उन्हें खुले दिल से स्वीकार करता है और यही उसे और भी आकर्षक बनाता है। उसके पास दिखावा नहीं होता, बस एक ईमानदार और निष्कपट आत्मा होती है जो लोगों को सुरक्षा, हंसी और सुकून देती है। नेचुरल अक्सर अपने बचपन की किसी भावना को जीवित रखता है। वह खेलों की तरह प्रेम करता है, वह कहानियों की तरह लोगों को सुनता है और वह रिश्तों को बोझ नहीं बल्कि एक साहसिक यात्रा मानता है। उसके साथ रहना ऐसा होता है जैसे आपने फिर से जीवन की सरलता को पकड़ लिया हो। उसकी दुनिया रंगीन होती है और आप उस रंग में डूब जाना चाहते हैं। जब वह किसी की तरफ आकर्षित होता है तो वह किसी रणनीति से नहीं बल्कि अपने दिल की मासूम भावनाओं से काम लेता है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन यह मत समझिए कि नेचुरल कमजोर होता है। उसकी कोमलता के पीछे एक बहुत गहरी ताकत होती है, दुनिया को उसी रूप में स्वीकार करने की हिम्मत जैसी वह है। वह बदलने की कोशिश नहीं करता बल्कि उस पल को पूरी तरह जीता है और यह गुण ही उसे इतना शक्तिशाली बनाता है। नेचुरल मोहकता के उस रूप का प्रतीक है जो विश्वास, स्वतंत्रता और आत्मीयता से जन्म लेता है। वह किसी को जकड़ता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी ऐसी होती है कि लोग बार बार उसकी ओर लौटते हैं, उसकी गर्माहट और सच्चाई को महसूस करने के लिए। आज जब लोग सोशल मीडिया के नकली चेहरे दिखा दिखा कर थक चुके हैं, तब द नेचुरल वही है जो बिना नकाब के अपने असली रूप में पूरी मोहकता के साथ सामने आता है। वह दिखाता है कि सादगी में ही सौंदर्य है और निष्कलंकता में ही आकर्षण है। अगर आप द नेचुरल बनना चाहते हैं तो आपको अपनी उस मासूमियत से फिर से जुड़ना होगा जो ना तो दिखावे से भरी हो और ना ही किसी स्वार्थ से। सिर्फ आप जैसे हैं वैसे ही सुंदर हैं, वही आपकी मोहकता है। द कोकेट वो होता है जो सामने वाले को चाहता हुआ भी न चाहता हुआ दिखता है, जो पास आकर भी दूर रहता है और जो प्रेम को पाने का भ्रम पैदा करता है लेकिन पूरी तरह कभी नहीं देता। यह वो मोहक व्यक्ति होता है जिसकी ताकत है इंतजार कराना, दूरी बनाना और रहस्य रचना। कोकेट का जादू उसकी रहस्यमयी और कठिन पहुंच में छिपा होता है। वह कभी भी सामने वाले को पूरी तरह संतुष्ट नहीं करता, बल्कि हमेशा एक अधूरी ख्वाहिश छोड़ता है। लोग उसकी इसी अधूरी भावना में उलझ जाते हैं। वे सोचते हैं, क्या ये मुझे चाहता है या नहीं? क्या ये करीब आएगा? और यही सवाल, यही उलझन उन्हें कोकेट की ओर खींचती है। कोकेट कभी सीधे नहीं आता, वह इशारों में खेलता है। उसकी आंखें कुछ और कहती हैं, उसका व्यवहार कुछ और उसकी चुप्पी में सबसे ज्यादा शब्द छुपे होते हैं। कोकेट वो है जो भावनाओं से खेलने की कला में माहिर होता है। वह कभी सामने वाले को बहुत करीब लाता है, मीठी बातें करता है, स्नेह दिखाता है, लेकिन फिर अचानक दूरी बना लेता है, ठंडा हो जाता है या व्यस्त हो जाता है। यह बदलाव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह असमंजस में डालता है। सामने वाला जितना कोकेट को समझने की कोशिश करता है, उतना ही उलझता जाता है। इस रहस्य और दूरी में इतनी तीव्रता होती है कि लोग उसे पाने की चाह में अपने सारे तर्क भूल जाते हैं। कोकेट जानता है कि सामने वाले को अपनी ओर खींचे रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे पूरी तरह ना पाना देना। इतिहास में बहुत से प्रसिद्ध कोकेट हुए हैं, जैसे क्लियोपेट्रा, जिसने रोम के सबसे ताकतवर पुरुषों को अपने खेल में उलझा कर रखा। वो चाहती थी, फिर दूर हो जाती थी। वह अपनापन देती थी, फिर अनदेखा कर देती थी। मर्लिन मुनरो का रहस्य भी कुछ ऐसा ही था, नाजुक, मासूम, पर फिर भी छुपी हुई, पहुंच से दूर। इन सब का आकर्षण किसी सौंदर्य प्रसाधन में नहीं था, बल्कि उस मैं तुम्हें पूरी तरह नहीं मिलने दूंगा वाले रहस्य में था। लोग उस आधे वादे, उस अधूरे मिलन की आग में जलते थे और इसी जलन में मोहब्बत बढ़ती थी। कोकेट बनना कोई दिखावा नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है, जहां आप सामने वाले की भावनाओं को इस तरह से नियंत्रित करते हैं कि वो हमेशा आपके चारों ओर मंडराता रहे। यह मोहकता का ऐसा रूप है
जहां वासना नहीं, बल्कि उम्मीद और अधूरी तृप्ति सबसे ज्यादा असर करती है। कॉकेट जानता है कि इंसान को वो चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है जो उसे पूरी तरह मिलती नहीं, और वो इसी सिद्धांत पर खेलता है। वह कभी ज्यादा उपलब्ध नहीं होता, कभी अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया की तुलना में ज्यादा आकर्षक लगता है। कॉकेट में अक्सर एक अद्भुत संयोजन होता है, थोड़ी गर्मी, थोड़ी ठंडक, थोड़ी निकटता, थोड़ी दूरी, थोड़ी सच्चाई, थोड़ी माया। यह विरोधाभास ही उसकी ताकत बनता है। वह सामने वाले को कंफ्यूज करता है, और इसी कंफ्यूजन में मोहकता की गहराई होती है। लोग उसे समझने में लगे रहते हैं, और वही ध्यान को बांधने का असली राज होता है। वो कभी कभी प्रेम की झलक दिखाता है, तो कभी कभी एकदम अजनबी बन जाता है। उसकी यही शैली सामने वाले को इमोशनल रोलर कोस्टर पर चढ़ा देती है, और लोग भावनाओं की इस उथल पुथल को इश्क समझने लगते हैं। लेकिन कॉकेट की असली ताकत यह नहीं कि वो खुद को कितना आकर्षक बनाता है, बल्कि यह कि वो सामने वाले की चाहत को कैसे जगाता है। कॉकेट की मोहकता में खुद से ज्यादा सामने वाले की कल्पना शामिल होती है। लोग उसके व्यवहार में अपने सपने, उम्मीदें और इच्छाएं देखने लगते हैं, और जब वो उन्हें अधूरा छोड़ता है, तब उनकी इच्छा और भी बढ़ती जाती है। वो इंसान को उस स्थिति में ला देता है जहां वो खुद अपनी ही कल्पनाओं में उलझ कर रह जाता है और समझता है कि यह मोहब्बत है, जबकि असल में यह एक मानसिक खेल है। अगर आप कॉकेट बनना चाहते हैं, तो आपको सीखना होगा ना कहने की कला, दूरी बनाए रखने की कला और भावनात्मक संतुलन की कला। आपको सामने वाले को भावनात्मक रूप से अपने पास बुलाना है, लेकिन पूरी तरह देना नहीं है। कभी कभी जवाब देना, कभी अनदेखा करना, कभी तारीफ करना, कभी चुप रह जाना। एक बार अगर आपने यह पुल एंड पुश का खेल सीख लिया, तो आप खुद ही एक मोहक पहेली बन जाएंगे, जिसे हल करने के लिए लोग पागल होंगे। आज के समय में जब हर कोई तुरंत उपलब्ध है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, डेटिंग एप्स, कॉकेट वही है जो उस अभिगम्यता के युग में भी अनअवेलेबल रहता है। वही सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है, क्योंकि वह सबकी तरह नहीं है। वह तुरंत जवाब नहीं देता, वह ऑनलाइन होते हुए भी दूर महसूस होता है, और इसीलिए लोग उसके जवाब के लिए, उसकी नजर के लिए, उसके शब्दों के लिए तरसते हैं, और यही तरस ही तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। द चार्मर, यानी ऐसा व्यक्ति जो बिना जोर डाले, बिना दिखावे के अपने व्यवहार, शब्दों और आत्मीयता से दूसरों को आकर्षित कर लेता है। वह जोर से नहीं बोलता, पर हर कोई उसे सुनना चाहता है। वह दबाव नहीं डालता, पर लोग उसकी ओर खींच जाते हैं। चार्मर वह है जो आपकी आंखों में देखकर ऐसा महसूस कराता है जैसे आप दुनिया के सबसे जरूरी इंसान हैं। उसका आकर्षण उसके आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि उसकी संवेदनशील समझ, गरिमा और गहरी उपस्थिति से आता है। जब चार्मर बोलता है, तो उसके शब्दों में केवल जानकारी नहीं होती, उसमें भावनाएं, ऊर्जा और सच्चाई होती है। वह आपको महसूस कराता है कि आप खास हैं, आप देखे जा रहे हैं और आप सुने जा रहे हैं। चार्मर को सब पसंद करते हैं, क्योंकि वह सुरक्षा, सम्मान और अपनापन देता है। वह किसी को नीचा नहीं दिखाता, किसी को असहज महसूस नहीं कराता, बल्कि सबको उसके आसपास सहज लगता है। उसका व्यक्तित्व दबाव देने वाला नहीं होता, बल्कि वह ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें लोग खुलकर मुस्कुरा सकते हैं, खुद को व्यक्त कर सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी शक्ति है सुनना और समझना। जब वह किसी से बात करता है, तो उसकी पूरी ऊर्जा उस इंसान की तरफ होती है। वह सामने वाले की बातों में रुचि लेता है, और यही रुचि उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। चार्मर का आकर्षण शरीर से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की गर्माहट और व्यवहार की मिठास से आता है। वह तारीफ करता है, लेकिन बिना बनावटीपन के। उसकी हर बात में ईमानदारी की झलक होती है। वह दिखावा नहीं करता, बल्कि जो है उसी को खूबसूरत बना देता है। लोग उसके साथ रहकर खुद को बेहतर महसूस करते हैं, और यही उसकी असली मोहकता है। वो आपको खुद से ज्यादा खुद पर विश्वास दिला देता है। इतिहास में कई चार्मिंग लोग हुए हैं। महात्मा गांधी, जिनकी विनम्रता और शांत व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया गया, या फिर ब्रूस ली, जो न केवल अपनी शक्ति बल्कि अपने आत्मनियंत्रण और नम्रता से लोगों को मोहित कर लेते थे।
हिंदी फिल्मों में भी आप ऐसे पात्र देखेंगे जो ज्यादा बोलते नहीं, पर उनका हर संवाद, हर मुस्कान लोगों के दिल में उतर जाती है। चार्मर अपने भावों की गर्मी से दिलों को छूता है। वह किसी पर हावी नहीं होता, बल्कि उसके साथ रहने से ऐसा लगता है जैसे आप किसी शीतल छांव में बैठ गए हों। चार्मर की मोहकता में एक खास बैलेंस होता है। वह आत्मविश्वासी होता है, पर घमंडी नहीं। वह विनम्र होता है, पर कमजोर नहीं। वह मजाक करता है, पर कभी किसी की बेइज्जती नहीं करता। उसके अंदर एक ऐसा संतुलन होता है जो दिल को छू लेता है और लंबे समय तक याद रह जाता है। चार्मर कभी भी किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। वह सबको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वे हैं, और यही बिना शर्त स्वीकृति सबसे गहरा प्रभाव छोड़ती है। लोग खुद को उसके सामने जज किए बिना सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आप चार्मर बनना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा लोगों को सुनना, उनकी भावनाओं को समझना और उनसे बिना स्वार्थ जुड़ना। आपको हर किसी से ऐसा बर्ताव करना होगा जैसे वह खास है, क्योंकि वास्तव में हर कोई यही चाहता है कि कोई उसे वैसा ही स्वीकार करे जैसा वह है। आपको नजाकत से बोलना होगा, अपने शब्दों में मिठास और गहराई लानी होगी, और सबसे जरूरी, दूसरों की भावनाओं को हल्के में नहीं लेना होगा। चार्मर किसी को रुलाकर नहीं, बल्कि मुस्कुराकर जीतता है। चार्मर का आकर्षण धीमा होता है। यह झट से नहीं आता, लेकिन जब आता है तो दिल में घर बना लेता है। आज के शोर शराबे वाले डिजिटल युग में, जहां हर कोई देखो मैं क्या हूं चिल्ला रहा है, वहीं चार्मर वो है जो शांत रहता है, पर लोग उसे ही सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं। उसका आत्मविश्वास चुपचाप होता है। कोई हंगामा नहीं, कोई जोर नहीं, बस एक सच्चाई और आत्मीयता का स्पर्श जो सामने वाले को भीतर तक महसूस होता है। चार्मर आकर्षण का वह रूप है जो सबसे स्थायी होता है। उसके शब्दों की मिठास लंबे समय तक याद रहती है। उसकी मौजूदगी भले ही एक पल की हो, एक गहरी छाप छोड़ जाती है। और सबसे जरूरी, वह हर जगह पसंद किया जाना नहीं चाहता, लेकिन वह वहां सबसे याद किया जाने वाला बन जाता है। प्रलोभन, सेडक्शन एक कला है, और हर कलाकार को सबसे पहले यह तय करना होता है कि वह किस पर अपना जादू चलाए। इस खेल में सही शिकार चुनना सबसे जरूरी कदम है। बहुत से लोग वही गलती करते हैं। वे हर किसी को रिझाने की कोशिश करते हैं, बिना यह सोचे कि कौन उनके प्रभाव में आने योग्य है। लेकिन असली कलाकार जानता है कि हर इंसान रिझाने लायक नहीं होता। इसलिए अगर आप मोहक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि कौन सा व्यक्ति आपकी ऊर्जा, समय और कला के योग्य है। हर इंसान के अंदर आकर्षण जगाना संभव नहीं होता। कुछ लोग भावनात्मक रूप से बंद होते हैं, कुछ अपनी इच्छाओं को दबा चुके होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों के प्रभाव में आने की काबिलियत ही नहीं रखते। ऐसे लोगों पर समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप उनकी बजाय उनको चुनें जो पहले से ही अंदर से तड़प रहे हैं, अधूरे हैं, ध्यान चाहते हैं, जिनके भीतर प्यार, आकर्षण या रोमांच की भूख है। चूज द राइट विक्टिम का असली अर्थ है, उस व्यक्ति को चुनो जो पहले से ही आपकी तरफ खींचने को तैयार है, जिसे बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी कल्पना की चिंगारी चाहिए ताकि वह जल उठे। ऐसे लोग बहुत गहराई से जुड़ते हैं और जल्दी ही मोह में फंस जाते हैं। वे खुद को आपके प्रति खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके भीतर पहले से ही कोई भावनात्मक खालीपन है। आप बस उस खालीपन को पहचानिए और धीरे धीरे उसमें भर जाइए। वो लोग जो जीवन से थक चुके हैं, जिनके रिश्तों में रोमांच मर चुका है, जो अकेले हैं, जिन्हें कोई नहीं समझता, ये लोग बहुत जल्दी शिकार बनते हैं। ये क्रूर लग सकता है, लेकिन यह सच है। प्रलोभन एक युद्ध है, और हर युद्ध में रणनीति जरूरी होती है। आपको यह भी देखना होगा कि क्या आपका शिकार जोखिम लेने को तैयार है। क्या वो अपनी सीमाओं को लांघ सकता है? क्या उसमें वह आग है जो छुपी हुई है और बस हवा चाहिए जलने के लिए? एक अच्छा शिकार वह होता है जिसमें विरोधाभास होते हैं, बाहर से संयमी, भीतर से ज्वालामुखी, चेहरे पर मुस्कान, दिल में अकेलापन, रिश्ते में बंधा हुआ, पर आजादी के लिए छटपटाता हुआ। जब आप ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं तो आप उस पर काम किए बिना ही आधी जीत पा जाते हैं, क्योंकि उसकी भूख पहले से ही है। आप बस उसे रास्ता दिखा रहे होते हैं।
कभी कभी शिकार खुद आपकी तरफ खींचा आता है। वो आपको देखता है, बात करता है और धीरे धीरे आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। लेकिन एक सच्चा सेडक्टर, प्रलोभनकर्ता, वही होता है जो यह संकेत जल्दी पहचान लेता है। आंखों का वो एक पल का ठहराव, बात करते समय वो एक गहरी सांस, या फिर वो थोड़ा सा अधिक ध्यान। ये सब संकेत होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तैयार है। आपको बस उसी पर ध्यान केंद्रित करना है और बाकी लोगों को नजरअंदाज कर देना है। याद रखें, जो आपको देखकर मुस्कुराता है वो जरूरी नहीं कि आपका शिकार बन सकता है, लेकिन जो आपको देखकर अंदर से हिल जाता है वो जरूर फंस सकता है। सही शिकार का चयन करते समय एक और चीज महत्वपूर्ण है। आपका खुद का व्यक्तित्व और ऊर्जा किस तरह के इंसान को अधिक प्रभावित करती है। अगर आप चार्मिंग हैं तो शर्मीले और आत्मसंदेही लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अगर आप रहस्यमयी हैं तो ऐसे लोग खींचेंगे जो सामान्य जीवन से ऊब चुके हैं और कुछ असाधारण खोज रहे हैं। इसीलिए अपने आकर्षण की शैली को समझना जरूरी है और फिर उस शैली से मेल खाते शिकार को चुनना, तभी प्रभाव गहरा होता है। गलत प्रकार के इंसान को लुभाने की कोशिश करना न सिर्फ थकाने वाला है बल्कि अक्सर असफल भी होता है। सही शिकार को चुनने के बाद आपका हर शब्द, हर इशारा, हर चुप्पी उसकी कल्पना को भड़काएगा, लेकिन गलत शिकार पर यही सब बेअसर होगा। वह आपकी नजरों को न समझेगा, आपके संकेतों को न पकड़ेगा और अंत में आप दोनों निराश हो जाएंगे। इसलिए यह चरण सबसे जरूरी है, क्योंकि यही तय करता है कि आपकी कला का असर होगा या नहीं। सेडक्शन की असली शुरुआत तभी होती है जब आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसे आपकी जरूरत है, पर उसे अभी तक यह पता नहीं। आप उसके जीवन में उस ताजगी की तरह आते हैं जो उसे वर्षों से नहीं मिली और वह खुद को रोक नहीं पाता। याद रखें, यह कोई शिकारी और शिकार का क्रूर खेल नहीं है, यह एक ऊर्जा का लेन देन है। आप उसे कुछ देते हैं जो वह खुद को नहीं दे पा रहा। ध्यान, जादू, ऊर्जा, आत्मविश्वास, और बदले में वो आपको अपना मन और शरीर सौंप देता है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आपने सही इंसान चुना हो। इसलिए इस कला में पहला नियम यह है, बिल्कुल शुरुआत में सबसे बुद्धिमानी से सोचो, बाकी सब उसकी नींव पर खड़ा होता है। सेडक्शन, प्रलोभन, एक सीधी लाइन नहीं होती। यह एक घुमावदार, रहस्यमयी यात्रा है जिसमें अगर आप जल्दी या सीधे सीधे अपने इरादे जाहिर कर दो तो खेल वहीं खत्म हो सकता है। यही वजह है कि एक कुशल सेडक्टर कभी भी अपने इरादे को सीधे सामने नहीं लाता। वह उसे ढंककर, लपेटकर, संकेतों और भावनाओं की नाजुक परतों में छुपाकर पेश करता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करता है। इस रणनीति को कहते हैं क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी सामने वाले को ऐसा महसूस कराना कि वह नियंत्रण में है, कि कोई खतरा नहीं है, जबकि वास्तव में वह धीरे धीरे आपकी गिरफ्त में आ रहा है। जब इंसान को लगता है कि सामने वाला कुछ नहीं चाहता, कोई दबाव नहीं है, कोई लालच नहीं है, तभी वो अपने गार्ड्स, सावधानियां नीचे कर देता है और आपको भावनात्मक रूप से पास आने देता है। इसीलिए अगर आप किसी को लुभाना चाहते हैं तो पहला कदम यह है, उसे यह यकीन दिलाना कि आप उसे फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे। यह रणनीति एक किस्म की मासूमियत और धोखे का मिश्रण होती है। आप सामने वाले को महसूस कराते हैं कि आप सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं, बस साथ अच्छा लग रहा है, और इसी दोस्ती की आड़ में आप धीरे धीरे उसकी भावनाओं को छूने लगते हैं। आप संकेत देते हैं पर इरादा जाहिर नहीं करते। आप उसकी आंखों में देखते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं। आप उसकी मौजूदगी का आनंद लेते हैं पर चाहत की घोषणा नहीं करते। यही इनडायरेक्ट प्रपोजल की असली ताकत होती है। यह सामने वाले को बिना डरे, बिना दबाव के आपके करीब लाती है। वह धीरे धीरे, बिना जाने, खुद को आपके जाल में फंसता महसूस करता है, लेकिन उसे लगता है कि वह खुद ही उस तरफ खींच रहा है। और यही जादू है। जब आप सामने वाले को तुरंत बता देते हैं कि आप उसे चाहते हैं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं, तो सामने वाला या तो सतर्क हो जाता है या दूर हटने लगता है। लेकिन जब आप अपने इरादे को भावनाओं, बातों या मस्ती की धुंध में लपेट देते हैं, तो वो इंसान खुद ही आपको सेफ मान लेता है
यही झूठी सुरक्षा की भावना आपको आगे बढ़ने का रास्ता देती है। वह इंसान सोचता है, ये तो बस दोस्त है, ये तो बस बात कर रहा है, ये तो अच्छा इंसान है, और धीरे धीरे वह अपना दिल खोल देता है। इस तरह का सेडक्शन गहरा, स्थायी और धीमा जहर होता है, जो बिना महसूस कराए असर करता है। एक महान सेडक्टर जानता है कि असली युद्ध सीधा नहीं लड़ा जाता, बल्कि भावनाओं की भूल भुलैया में ही सामने वाले को उलझाया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए आप बार बार उसकी तारीफ नहीं करते, बल्कि बीच बीच में कुछ खास बातें कहते हैं जो उसे सोचने पर मजबूर कर दें। आप अचानक गहरी बातों में उतरते हैं, फिर हल्की मस्ती में लौट आते हैं, और सामने वाला सोचता है कि आप बस अच्छा साथ निभा रहे हो, जबकि आप असल में उसके भीतर भावनात्मक निर्भरता की नींव रख रहे होते हो। इस रणनीति की ताकत यह भी है कि जब सामने वाला खुद यह महसूस करने लगता है कि वह आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, तो उसे यह भी लगता है कि ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है, जबकि असल में आपने ही वातावरण को ऐसा बना दिया था। जब इंसान को लगे कि वह खुद की मर्जी से किसी रिश्ते में जा रहा है, तो वह कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ता है। आप सिर्फ उसकी भावनाओं का जेंटली डायरेक्शन बदलते हो, पर स्टीयरिंग उसके हाथ में रहने का इल्यूजन देते हो। झूठी सुरक्षा की भावना बनाने के लिए आपको बेहद धैर्यवान, संवेदनशील और रणनीतिक होना पड़ेगा। आपको सामने वाले की लैंग्वेज पढ़नी होगी, कब वह खुल रहा है, कब वह डर रहा है, कब वह आकर्षित हो रहा है पर मान नहीं रहा, और उसी हिसाब से आपको अपने इशारों, बातों और मौन को इस्तेमाल करना होगा। आपको उसे उसकी दुनिया में सहज महसूस कराना होगा, और तभी आप उसकी दुनिया का हिस्सा बन पाओगे। महान लुभाने वालों की यही विशेषता होती है, वे कभी सामने वाले पर दबाव नहीं बनाते, वे उसका ना भी पूरी इज्जत से स्वीकार करते हैं, और धीरे धीरे उसके दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित कर देते हैं कि वह खुद सोचने लगे, शायद मुझे इस इंसान की जरूरत है। यही असली जीत होती है। आपने उस व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं बांधा, आपने बस उसे यह महसूस करा दिया कि वो आपके साथ सबसे सुरक्षित, सबसे खास और सबसे जीवित महसूस करता है। याद रखो, सेडक्शन कोई तेजी से भागता हुआ शेर नहीं होता, वह धीरे धीरे रेंगता हुआ कोबरा होता है, जो अपने शिकार को आंखों से बांधता है, और जब तक वह कुछ समझे, वह पहले ही डंस चुका होता है। प्रलोभन, सेडक्शन केवल आकर्षण की कला नहीं है, यह रहस्य और भ्रम की भी कला है। जब आप किसी व्यक्ति को लुभाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी गलती होती है खुद को पूरी तरह साफ साफ और स्पष्ट कर देना, क्योंकि इंसान की फितरत है, जो चीज पूरी तरह से समझ आ जाती है उसकी चमक फीकी हो जाती है, और जो रहस्यमय होती है वह दिलचस्प लगती है। इसी सिद्धांत पर आधारित है यह तीसरी रणनीति, सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स, यानी सामने वाले को ऐसे संकेत दो जो स्पष्ट नहीं बल्कि उलझाऊ हों, जिससे वह लगातार आपकी असली भावना जानने की कोशिश में लगे रहे। यह मानसिक खींचतान ही उसके भीतर आपकी तरफ आकर्षण, जिज्ञासा और लगाव पैदा करती है। जब आप एक पल बेहद गर्मजोशी दिखाते हैं और अगले पल थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, सामने वाला उलझ जाता है, सोच में पड़ जाता है, और यही असमंजस धीरे धीरे उसके दिल में भावनात्मक भूख जगा देता है। सेडक्शन तब गहरा होता है जब व्यक्ति यह न जान सके कि आप उसके बारे में क्या महसूस करते हो। अगर आप लगातार सिर्फ मोहब्बत दिखाओ, तो वह आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा, और अगर आप बहुत अधिक दूरी बना लो, तो वह आप में रुचि खो सकता है। लेकिन जब आप इन दोनों के बीच झूलते हो, थोड़ी नजदीकी, थोड़ी दूरी, कभी गर्मी, कभी शांति, तब आप उसके दिमाग और दिल को भावनात्मक रोलर कोस्टर पर चढ़ा देते हो। वो लगातार खुद से पूछने लगता है, क्या ये मुझे पसंद करता है? क्यों कभी कभी दूर हो जाता है? क्या मैंने कुछ गलत किया? कहीं ये किसी और में तो नहीं इंटरेस्टेड? ये सवाल उसकी सोच को आपके इर्द गिर्द बांध देते हैं, और यही है असली जादू। मिश्रित संकेत भेजने के कई रूप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक दिन आप उससे बहुत गहराई से बात करते हो, उसकी आंखों में देखते हो और महसूस कराते हो कि वो आपके लिए खास है। लेकिन अगले दिन आप थोड़ा व्यस्त दिखते हो, उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते। इससे सामने वाला इमोशनली असंतुलन महसूस करता है, और यही असंतुलन उसे आपको पाने के लिए और अधिक प्रयास करने पर मजबूर करता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा जुए की लत में होता है।
जब कभी कभी जीत मिलती है और कभी हार, तो दिमाग उस संभावना के पीछे और अधिक दौड़ता है। मिश्रित संकेत इस अनिश्चितता का ही एक प्रेम संबंधों में इस्तेमाल किया गया रूप है। इस रणनीति का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि उसकी भावनाओं को तेज करना है। जब इंसान को बार बार यह महसूस होता है कि वह आपको पूरी तरह नहीं समझ पा रहा, तो वह आपकी मौजूदगी में खुद को चुनौती की स्थिति में पाता है। और इंसान को चुनौतियां पसंद होती हैं, खासकर वो जिनका पुरस्कार दिल से जुड़ा हो। जब आप लगातार एक जैसा व्यवहार करते हो, तो वो इंसान आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी से ऊब जाता है। लेकिन जब आप एक पहेली बन जाते हो, तो वो उस पहेली को हल करने के लिए घंटों सोचना, महसूस करना और जुड़ना शुरू करता है। सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स का मतलब यह भी नहीं कि आप झूठ बोलें या बनावट करें। इसका सही इस्तेमाल यह है कि आप अपने असली जज्बात को धीरे धीरे प्रकट करें, कभी कभी थोड़ा छुपाकर, और सामने वाले को सोचने का समय दें। इससे वह भावनात्मक रूप से आपकी तरफ खींचता है। आप उसे कभी पूरी तरह अपना न बनाएं, न पूरी तरह पराया छोड़ें। इस बीच की स्थिति में सबसे ज्यादा आकर्षण होता है। एक कच्ची इच्छा, एक अधूरी कहानी, एक अधूरे चुंबन की तरह, जो हुआ नहीं पर होने की संभावना है। यही वो जगह है जहां प्रलोभन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। सामने वाले को उलझन में डालना कोई मानसिक खेल नहीं, बल्कि भावनात्मक गहराई में उतरने की रणनीति है। वो आपको तब तक नहीं भूल पाएगा जब तक उसके मन में आपके बारे में कोई सवाल बाकी है। और जब आप उस सवाल के जवाब नहीं देते, बल्कि उसे नए सवालों में डालते हो, वो आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। यही वह जगह है जहां सेडक्शन स्थायी बनती है। याद रखिए, प्यार और मोहब्बत के रिश्ते में सीधा रास्ता सबसे कमजोर होता है। लेकिन जब आप रहस्यमय हो जाते हो, न पूरा मिलते हो, न पूरी तरह दूर होते हो, तब आप सामने वाले की कल्पना को जगा देते हो। और कल्पना हमेशा हकीकत से ज्यादा शक्तिशाली होती है। आपका बोलने का तरीका, आपके मैसेज का टोन, आपकी मौजूदगी की टाइमिंग, सब कुछ इस रणनीति का हिस्सा है। कभी जवाब देना, कभी न देना, कभी पास बैठना, कभी दूर चले जाना, कभी उसकी पसंद की बात करना, कभी अपने ख्वाबों में खो जाना। ये सारी चीजें छोटी छोटी लहरों की तरह हैं, जो सामने वाले के मन को बार बार छूती हैं और उसे बेचैन कर देती हैं। और जब तक बेचैनी है, तब तक आकर्षण है। प्रलोभन की सबसे प्रभावशाली और तेज चालों में से एक है खुद को एक चाहत की वस्तु के रूप में पेश करना, यानी ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र हो। इसे मनोविज्ञान में ट्रायंगल स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, जिसमें एक तीसरा व्यक्ति या कल्पना शामिल करके सामने वाले की ईर्ष्या, लालसा और प्रतिस्पर्धा की भावना को जगाया जाता है। यह रणनीति इंसानी मन की उस गहरी कमजोरी का उपयोग करती है। हम उसी चीज को ज्यादा चाहते हैं जिसे बाकी लोग भी चाहते हैं। जब आप किसी को ये महसूस कराते हैं कि आप अकेले नहीं, बल्कि और लोग भी आपकी तरफ आकर्षित हैं, तो उसका दिल तुरंत आपको पाने की होड़ में लग जाता है, भले ही उसे पहले आप में उतनी दिलचस्पी न रही हो। यह मानसिक त्रिकोण, ट्रायंगल, उस समय और भी प्रभावशाली हो जाता है जब आप इसे बहुत सावधानी और रहस्य के साथ खेलते हो। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हम चीजों की कीमत दूसरों की नजरों से तय करते हैं। अगर कोई चीज भीड़ में लोकप्रिय है, तो हमें लगता है कि वह अच्छी होगी। अगर कोई व्यक्ति हर किसी के आकर्षण का केंद्र है, तो वह हमें और ज्यादा आकर्षित करने लगता है, भले ही हमें पहले उस पर ध्यान न गया हो। यही कारण है कि जब कोई और आपकी तारीफ कर रहा हो, या कोई और आपके करीब हो, या किसी और के साथ आपकी थोड़ी नजदीकी हो, तो जिसे आप लुभाना चाहते हैं, उसके भीतर एक छुपा हुआ डर और उत्तेजना जन्म लेती है। अगर मैं अब नहीं बढ़ा, तो शायद ये किसी और का हो जाएगा। यही भावना धीरे धीरे उसे आपकी ओर खींचने लगती है। इस रणनीति को लागू करने के लिए आपको खुलकर नहीं, संकेतों और भावों के माध्यम से खेलना होता है। आप सामने वाले को सीधा नहीं बताते कि मैं बहुत लोगों को पसंद हूं, बल्कि आप उसे महसूस कराते हो जैसे आप कभी किसी और से फोन पर थोड़ी लंबी बात करो, कभी सोशल मीडिया पर किसी के साथ मस्ती दिखाओ, कभी किसी दोस्त से मिलने की बात करो। और सामने वाला इन छोटी छोटी बातों से अंदाजा लगाने लगता है कि शायद आप किसी के लिए खास हो। बस यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। वो सोचने लगता है,
क्या ये मुझे लेकर गंभीर है? कहीं इसकी दिलचस्पी किसी और में तो नहीं? क्या मैं हार रहा हूं? और ये सवाल उसे आपकी तरफ और खींचते जाते हैं। सेडक्शन का यह त्रिकोण खेल बहुत ही सटीकता से खेला जाना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा खुलासा नहीं करना है कि आप और कौन कौन आपके करीब हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा दिखा दोगे कि आपके पीछे लोग पड़े हैं, तो सामने वाला खुद को मामूली या असुरक्षित समझकर दूर भी हो सकता है। इसलिए इसकी कला यह है कि आप केवल इतना ही दिखाओ जितना सामने वाला अनुमान कर सके, पर पूरी सच्चाई कभी न बताइए। थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ी सी उलझन, यही मिश्रण इस रणनीति को कामयाब बनाता है। ये ट्रायंगल सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, बल्कि कल्पनाओं के जरिए भी बनाया जा सकता है। आप अपने काम, अपने सपनों, अपनी व्यस्त जिंदगी को भी उस तीसरे कोना बना सकते हो, जिससे सामने वाला महसूस करे कि आपकी जिंदगी में पहले से ही कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं और उसे आपके करीब आने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और इंसान को जब किसी चीज को हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो वह उसे और ज्यादा चाहता है। यह रणनीति आपको सामान्य से खास बना देती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग चाहते हैं, जो लोकप्रिय है, जिसकी मौजूदगी की कीमत है, वह व्यक्ति खुद ब खुद आकर्षण का केंद्र बन जाता है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई चीज दुकान में आराम से रखी हो तो कम बिकती है, लेकिन अगर उस पर लिखा हो ओनली अ फ्यू लेफ्ट या बेस्ट सेलर, तो लोग बिना सोचे खरीद लेते हैं। इंसान की चाहत दूसरों की चाहत से प्रेरित होती है। ट्रायंगल इफेक्ट का असली कमाल तब होता है जब सामने वाला व्यक्ति खुद को आपकी चाहने वालों की भीड़ से अलग और खास महसूस करने लगे। आप धीरे धीरे संकेत देते हो कि हाँ, मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन तुम कुछ अलग हो। मैं अक्सर व्यस्त रहता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए समय निकालता हूं। कई लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पर तुमसे जुड़ाव कुछ और ही है। ये छोटे छोटे संकेत सामने वाले को अंदर से जीत का एहसास दिलाते हैं, और वही जीत उसे और ज्यादा आपको पाने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान रखिए, यह रणनीति किसी को तकलीफ देने या जलाने के लिए नहीं है, बल्कि भावनाओं को तीव्र बनाने के लिए है। आप यह दिखा रहे हैं कि आप अकेले नहीं, आपके आसपास चाहने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद आप उसे चुन रहे हो। और इंसान को जब लगता है कि वो चुना गया है, जबकि सामने विकल्प कई थे, तो उसकी इच्छा, जुड़ाव और समर्पण और भी गहरा हो जाता है। सेडक्शन यानी प्रलोभन की असली शक्ति हमेशा सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि इशारों, संकेतों और अधूरे संवादों में छिपी होती है। यही वजह है कि मास्टर द आर्ट ऑफ इंसिन्युएशन यानी संकेतों की कला में महारत सेडक्शन का एक बेहद प्रभावशाली और सूक्ष्म हथियार बन जाता है। जब आप सामने वाले को कुछ ऐसा महसूस कराओ जो आपने स्पष्ट रूप से कहा नहीं, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे गहराई से उतर जाए, तब आप एक ऐसा भावनात्मक बीज बोते हो जो वक्त के साथ बढ़ता है। इंसान की सोच बहुत संवेदनशील होती है। अगर आप किसी को खुलकर कुछ कहो तो उसका दिमाग बचाव करने लगता है या मूल्यांकन करने लगता है, लेकिन जब आप उसे सिर्फ संकेत दो तो उसका मन स्वयं उस विचार को विस्तार देता है। यहीं से उसकी कल्पना जागती है और सेडक्शन की सबसे गहरी परतें खुलने लगती हैं। इंसिन्युएशन का मतलब होता है बिना सीधा कहे बात को धीमे और मन में उतरते हुए ढंग से प्रस्तुत करना। मान लीजिए आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कहते मैं तुम्हें चाहता हूं, बल्कि आप कुछ ऐसा कहते हो जिससे वो खुद यह सोचे, क्या ये मुझे चाहता है? क्या इसके शब्दों में कुछ और छिपा था? क्या इसकी निगाहें कुछ और कह रही थीं? जब ये सवाल उठते हैं, तभी दिल में हलचल होती है, और दिल की हलचल सेडक्शन की शुरुआत है। इस कला में शब्दों से ज्यादा अहम भूमिका होती है टोन की, आंखों की, हाव भाव की, और खास तौर पर जो नहीं कहा गया उसकी। उदाहरण के लिए, किसी बातचीत में आप हल्के से एक डबल मीनिंग वाला वाक्य छोड़ते हैं जो दिखने में साधारण है, लेकिन सामने वाला अगर भावुक या आकर्षित हो तो वो उसमें गहराई खोजेगा। आप कभी कभी किसी चीज की तुलना उस व्यक्ति से करते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ वक्त तेजी से उड़ जाता है, जैसे तुम। आपने सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन एक ऐसा संवेदनात्मक बीज बो दिया जो सामने वाले के मन में अपनी जड़ें बना लेता है। इंसिन्युएशन की सबसे बड़ी ताकत यह है
कि इसमें कल्पना की जगह बचती है, और कल्पना जब प्रेम या आकर्षण से जुड़ती है तो वह हकीकत से कई गुना ज्यादा तीव्र बन जाती है। सामने वाला बार बार आपके शब्दों के अर्थ सोचने लगता है, अपनी भावनाओं को टटोलता है और खुद ही एक कहानी गढ़ने लगता है। यही अदृश्य कहानी आपके और उसके बीच एक गहरा भावनात्मक बंधन बना देती है, बिना किसी स्पष्ट वादे के। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग बोलते तो बहुत कम हैं, लेकिन उनके कहे हुए एक एक शब्द देर तक याद रहते हैं। वे संकेतों में बात करते हैं, धीमे मुस्कुराते हैं, या उनकी बातों में कुछ ऐसा अधूरा होता है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। यही इंसिनुएशन की असली ताकत है। आप जो नहीं कहते वो भी असर करता है। यह उस रहस्य की तरह है जो सामने वाले को आपके बारे में और जानने को मजबूर करता है, और जब किसी के मन में यह जानने की भूख पैदा हो जाती है तो सेडक्शन अपने आप गहराई पकड़ लेता है। इस रणनीति का इस्तेमाल करने के लिए आपको संवेदनशीलता, टाइमिंग और समझदारी की जरूरत होती है। आप किसी बात को ऐसे मोड़ देते हैं कि उसका अर्थ दोहरा हो सकता है, एक सीधा और एक भावनात्मक या रोमांटिक। आप बातों में संभावना छोड़ते हैं, जैसे कभी अगर अकेलेपन से डर लगे तो मैं पास हो सकता हूं। ये सीधा प्रस्ताव नहीं है, लेकिन एक खुला दरवाजा है जिसे सामने वाला खोलना चाहे तो खोल सकता है। आप खुद को उस सीमा पर रखते हैं जहां आकर्षण और सुझाव का अंतर मिटने लगता है। इंसिनुएशन का कमाल तब और बढ़ जाता है जब आप अपने लहजे, नजरों और मौन क्षणों को भी जोड़ देते हैं। आप जब बात करते करते चुप हो जाते हो या सामने वाले की आंखों में बिना शब्दों के कुछ कह जाते हो, तो आपके मौन का मतलब भी उतना ही असर करता है जितना शब्दों का। कभी कभी एक धीमी मुस्कान, एक अनजानी तारीफ, एक धीमा स्पर्श, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां शब्दों की जरूरत नहीं रहती, और सेडक्शन मन और आत्मा के स्तर पर उतर आता है। ध्यान रखें, ये रणनीति ईमानदारी और संतुलन के साथ इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा अस्पष्टता हो या सामने वाला भ्रमित हो जाए कि आप क्या चाहते हो, तो वो दूर भी जा सकता है। लेकिन अगर आप नपे तुले ढंग से संकेत देते हो, थोड़ी झलक, थोड़ा रहस्य, तो आप उसे उस मानसिक यात्रा पर ले जाते हो जहां वो खुद अपनी इच्छा से आप में डूबने लगे। यही है इंसिनुएशन की जादुई शक्ति। सेडक्शन की दुनिया में सस्पेंस यानी रहस्य और अनिश्चितता एक ऐसी रणनीति है जो सीधे दिल को छूती है। जब आप किसी को पूरी तरह से नहीं खुलते, जब आप उन्हें कभी कभी पास और कभी कभी दूर महसूस कराते हैं, जब आपके इरादे पूरी तरह से साफ नहीं होते, तब सामने वाले के भीतर एक उलझन, उत्सुकता और बेचैनी पैदा होती है। यह बेचैनी ही सेडक्शन की वह अग्नि है जो धीरे धीरे जलती है और आकर्षण को गहराई तक ले जाती है। यही रणनीति कहती है, कीप देम इन सस्पेंस, यानी उन्हें हमेशा थोड़े रहस्य में रखो। इंसान स्वभाव से ही उन चीजों के प्रति अधिक आकर्षित होता है जिनका जवाब उसे तुरंत नहीं मिलता। अगर आप शुरू से ही पूरी तरह स्पष्ट हो जाओ, सब कुछ बता दो, सब कुछ सामने रख दो, तो आपकी दिलचस्पी घट जाती है। लेकिन अगर आप खुद को धीरे धीरे परत दर परत सामने लाते हो, तो सामने वाला हर दिन, हर बातचीत में आपके बारे में और जानने के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ता चला जाता है। सस्पेंस पैदा करने का मतलब यह नहीं कि आप झूठ बोलें या भ्रम फैलाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी मौजूदगी को एक रहस्यमय अनुभव बना दो। आप कभी हद से ज्यादा ध्यान दो, फिर अगले दिन थोड़ा चुप रहो, कभी कोई मीठा इशारा दो और फिर खुद को हल्के से दूर कर लो। कभी कभी कोई अधूरा वादा छोड़ दो, कभी चलेंगे वहां, या कभी बताऊंगा कि, और फिर उसे अधूरा ही छोड़ दो। ऐसे संकेत जो पूरी बात नहीं कहते लेकिन दिल में सवाल छोड़ते हैं, सबसे मजबूत सेडक्शन टूल बनते हैं। इंसान को अगर लगने लगे कि वह आपको पूरी तरह समझ चुका है तो उसका ध्यान कम होने लगता है। लेकिन अगर आप उसकी सोच से एक कदम आगे चलो, अगर आप हर बार कुछ नया या अनकहा पेश करो, तो वह आपके बारे में हर पल और जानने की भूख में जलता रहेगा। सस्पेंस का सबसे बड़ा असर तब होता है जब आप सामने वाले की कल्पना को काम पर लगाते हो। आप जो नहीं कहते, जो नहीं करते, वही सबसे ज्यादा असर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सुंदर सी शाम के बाद सिर्फ एक लाइन कहते हो, आज कुछ अलग महसूस हुआ, और फिर चुप हो जाओ,
तो सामने वाला पूरी रात उस एक लाइन के मायने सोचता रहेगा। ये सस्पेंस उसे चैन से सोने नहीं देगा, क्योंकि आपने एक भावनात्मक अधूरापन पैदा किया है जो उसे खुद ही पूरा करना है। और जब कोई इंसान अपने मन में आपकी कहानी खुद गढ़ने लगे, तो समझो सेडक्शन अपने शिखर पर पहुंच रहा है। इस रणनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। आप कभी तुरंत रिप्लाई न देकर थोड़ी देर करो, कभी अपनी उपलब्धता में बदलाव लाओ, कभी ज्यादा ओपन हो जाओ, कभी थोड़ा खुद में सिमट जाओ, ताकि सामने वाला आपके व्यवहार का अर्थ निकालता फिरे। इंसान जब उलझता है तो वो और गहराई से जुड़ता है। सस्पेंस उसे आपकी हर बात, हर नजर, हर शब्द का अर्थ खोजने को मजबूर करता है, और यही उसे आपके जाल में बांध देता है। इसे कहते हैं इमोशनल एंगेजमेंट विदाउट फुल डिस्क्लोजर। यानी आप सामने वाले को बांधते हो, लेकिन सब कुछ बताकर नहीं, बल्कि अधूरी चीजें देकर। सस्पेंस पैदा करने का एक और तरीका है अनिश्चितता की स्थिति पैदा करना, जिससे सामने वाला हमेशा आपके अगले कदम की प्रतीक्षा करता रहे। आप कभी उसे खास महसूस कराओ, कभी उसे यह सोचने पर मजबूर करो कि क्या ये सब सिर्फ मेरे लिए है। फिर कभी थोड़ा सामान्य व्यवहार करो और वो सोचने लगे, क्या अब इनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। यही उतार चढ़ाव उसका ध्यान पूरी तरह आप पर केंद्रित कर देता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई रहस्यमयी फिल्म, जहां आप हर अगले सीन का इंतजार करते हो, क्योंकि कहानी हर पल मोड़ ले रही होती है। जब आप किसी को उस इंतजार की स्थिति में रखते हो, तो आप उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेते हो। लेकिन इस रणनीति का उपयोग बहुत सोच समझकर और संतुलन में करना होता है। बहुत ज्यादा सस्पेंस, बहुत ज्यादा अनदेखी सामने वाले को भ्रमित या थका भी सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप उन्हें कभी कभी भावनात्मक सुरक्षा भी दें, ताकि सस्पेंस रोमांच में बदले, न कि तनाव में। इस कला का असली कमाल तब है जब आप सामने वाले को थोड़ी राहत देते हो, फिर हल्का रहस्य जोड़ते हो, फिर थोड़ी नजदीकी, फिर थोड़ी दूरी। यह चक्र जब संतुलन में चलता है तो सेडक्शन एक नशा बन जाता है। अंत में याद रखिए, कीप देम इन सस्पेंस का मतलब है कि आप अपने व्यवहार, शब्दों और मौजूदगी को एक कहानी की तरह बनाओ, जो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन हर बार आगे बढ़ती है। सामने वाला जितना सोचता है कि वह आपको समझ रहा है, आप उतना ही खुद को एक नया रूप दे दो, जिससे वह आपकी तरफ और झुके। यही है रहस्य की शक्ति, यही है सस्पेंस की कला, जो आपको एक आम इंसान से अलग बनाती है